तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मनी ग्लोबल स्टडी पे। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, यानी ये बुक 2 का है। कौन सा बुक का है? बुक 2 का है, यानी कि विश्व के भूगोल जो है वो हम लोग बुक 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग भारत के भूगोल पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर है 8, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, इनसे पहले हम सारा के सारा चैप्टर यानी कि पढ़ा चुके हैं। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि भारत के आयात और निर्यात के बारे में। किसके बारे में? आयात और निर्यात के बारे में। आयात क्या होता है, उसके बाद निर्यात क्या होता है, निर्यात। उसके बाद हम लोग सेकंड में देखेंगे आयात निर्यात के बाद कि यहाँ पर व्यापार कैसे होता है, व्यापार की दिशा क्या है, व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा। उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक में देखेंगे व्यापार की दिशा, अर्थात कि व्यापार की दिशा हमारे यहाँ से किधर है, कहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता है, कहाँ पे कम व्यापार होता है, इंडिया के एक्सपोर्टिंग कितना है, ये सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुद्री पतन। क्या पढ़ेंगे? समुद्री पतन के बारे में कि भारत में वर्तमान में कौन कौन से पतन है। उसके बाद हम लोग वायु पतन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा क्या पढ़ेंगे? वायु पतन। वायु पतन के बारे में बंदरगाह हो गया, एक एयरपोर्ट हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयात निर्यात, व्यापार की दिशा, समुद्री पतन और वायु पतन, ये यानी कि 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आयात। यानी कि आयात जो होता है ना, वो क्या होता है। तो देखिए, एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। तो आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट। क्या होता है? इम्पोर्ट। यानी कि आयात का अर्थ क्या हुआ? इम्पोर्ट, और निर्यात का अर्थ हुआ एक्सपोर्ट। यानी कि इसको ऐसे हम लोग समझ ले कि यदि निर्यात हम लोग कहेंगे तो निर्यात का अर्थ होता कि किसी भी सामान को या कोई भी वस्तु है तो उसको हम लोग इंडिया से क्या करना? बाहर भेजना, यानी कि इंडिया से दूसरे देश में भेजना, तो उसको हम लोग कहेंगे निर्यात। यदि वहाँ से कोई वस्तु आता है तो उसको हम लोग कहेंगे आयात। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयात क्या है और निर्यात क्या है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश जो होता है एक्सपोर्ट होता है, इसका इंग्लिश एक्सपोर्ट, और इसका होता है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट। ठीक, यानी कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? एक्सपोर्ट के बारे में। तो एक्सपोर्ट का अर्थ होता है कि किसी देश में अपने देश से कोई भी सामान भेजना। क्या करना? भेजना। जैसे भारत में अभी जो होता है वर्तमान में बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हम बाहर इंपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि बाहर से हम लाते नहीं बल्कि भेजते हैं। तो कौन कौन ऐसा चीज़ है जो हम लोग दूसरे देश में भेजते हैं? तो इसमें कृषि उत्पाद हो गया। क्या हो गया? कृषि उत्पाद हो गया, यानी कि कृषि उत्पाद को हम लोग दूसरे देश में भेजते हैं। कृषि उत्पाद को, जैसे चावल हो गया या फिर गेहूं हो गया या फिर और सामान सब हो गया, तो इनको हम लोग दूसरे देश में क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक, उसके बाद और सारा रत्न आभूषण हो गया, ये सभी हम लोग भेजते हैं, रत्न आभूषण भेजते हैं। पेट्रोलियम भी भेजते हैं। क्या? पेट्रोलियम ही हम लोग दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे देश से इंपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे देश से इंपोर्ट। अब मान लिए कि हम 5 रुपये में कोई वस्तु लाए और हमसे कोई व्यक्ति
7 रुपया में ले रहा है तो हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ताकि बीच का जो 2 रुपया बचा वो हमारा क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम लोग पेट्रोलियम का भी एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इसमें जैसे कि वस्त्र हो गया, कपड़ा, कपड़ा को भी एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, या फिर और सामान जैसे कि आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर का कुछ वस्तुएं हैं वो सारा के सारा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त और वर्तमान में जैसे कि भारत किन किन देशों के साथ एक्सपोर्ट का काम करता है, तो जापान हो गया, ठीक, जैसे नेपाल हो गए, तो इन सब में यानी कि एक्सपोर्ट का काम करता है। लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा लगता है, क्या लगता है, प्रतिस्पर्धा, कि हम उनसे क्या हो जाएंगे, आगे रहेंगे, एक्सपोर्ट करने में क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। तो हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा, तो वह जो है किन किन देशों के साथ है, तो चीन हो गया, कौन सा देश हो गया, चीन हो गया। उसके बाद एशियाई जो देश सब है, यानी कि एशिया के जो देश है इधर थोड़ा नज़दीकी का, उसके साथ हम लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि होड़ लगाते हैं कि हम आपसे क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अब जैसे मान लिए कि हम अभी आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक, यदि हम आपको खराब से पढ़ाएंगे, बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे, बढ़िया कंटेंट नहीं देंगे, तो आप पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, और जगह ही पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, कि एकदम इंटरव्यू यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ही हम पढ़ा रहे हैं, कोई आलतू फालतू की चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको, तो इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। तो बस प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि दूसरे से अपने को आगे बढ़ाना, किसी न किसी रूप में, जैसे भी मेहनत करके हो, ठीक, आपको आगे बढ़ना। तो हम लोग एशियाई देश और चीन सब के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि भारत के आयात के बारे में, किसके बारे में, भारत के आयात के बारे में। तो आयात जो है, यानी कि अर्थ होता है, आयात का जो अर्थ होता है, आयात, तो आयात का अर्थ होता है लाना, यानी कि कहीं से कोई सामान अपने देश में क्या करना, लाना, ठीक। तो आयात का अर्थ समझ में आ गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्ट, क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु और सेवाओं का यदि हम उपभोग करते हैं तो दूसरे देश के जो बनता है वहाँ से ला करके उपभोग करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, आयात कहेंगे, क्या कहेंगे, आयात कहेंगे। भारत में 1950 और 60 के बीच में हुआ जो, उस बीच में यानी कि काफ़ी मात्रा में आयात होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात होता था। अपने देश में कुछ उतना था नहीं 1960-50 के दशक में। लेकिन 1970 के दशक में जब हरित क्रांति आया, 1970 के दशक में हरित क्रांति जब आया, तो क्या हुआ कि अपने यहाँ फसल के उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। खाद्यान्न में क्या हो गया, खाद्यान्न फसल में वृद्धि हो गया, और वृद्धि हुआ तो हमारे यहाँ फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगने लगा। तो हम लोग क्या किए, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने लगे और बेचने लगे, उनसे मुनाफा कमाने लगे। वर्तमान में जो है, जैसे कि मिशनरी सामान जो नहीं होता है, यानी कि आपको जो छोटे छोटे पाठ पूजा हो गया, सोना चांदी हो गया, इनका हम लोग आयात करते हैं, क्या करते हैं, आयात करते हैं। पेट्रोलियम भी आयात करते हैं, ठीक। अब है कि कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा देख लेते हैं, मोबाइल बता तो नहीं गया, पता नहीं क्या इसमें है भाई, समझ ही में नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि हम कुछ आपको टॉपिक दे देते हैं 2021 से 22 में, ठीक। तो 2021 से 22 में जो यानी कि निर्यात हुआ, जैसे कि पैसा का, तो यानी कि तकरीबन यानी कि 18,991.62 मिलियन डॉलर का हम लोग वायल लिए, क्या लिए, वायल लिए। इसी प्रकार से प्लस, ठीक, उसी प्रकार से यानी कि फ्रूट भी, तो और वगैरह, यानी कि हम लोग वहाँ से इंपोर्ट किए। तो हम लोग इसका जो आपका डाटा है
वो हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, वो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना नहीं है, बट एक 24-25 का जो है या 23-24 का उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब है कि भारत में व्यापार की दिशा, यानी कि भारत जो व्यापार करता है वो किन किन देशों के साथ करता है। भारत जो व्यापार करता है वो किन किन देशों के साथ करता है, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो इनको पहले हम मिटा देते हैं। तो भारत जो है वर्तमान में, यानी कि जापान हो गया, वर्तमान में जापान हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, आसियान देश सब हो गया। ठीक, तो उन सब के साथ काम करते हैं, यानी कि सामान को बेचने में, सामान को क्या करने में, बेचने में। चलिए, तो ये आपका यहाँ से हो गया आपका नेपाल। ठीक, और देखिए यहाँ पर जो आपका इंडिया के मैप है, तो इंडिया यहाँ से किन किन देशों को एक्सपोर्ट करता है वो हम लोग अब देखेंगे। तो जैसे यूरोपीय कंट्री हो गया, कौन से कंट्री हो गया, यूरोपीय कंट्री हो गया, तो उनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे यूरोपीय कंट्री में कौन कौन सा हो गया, तो स्कैंडिनेवियाई हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, तो इन सब में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद अफ्रीका महादेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं। किस महादेश में, अफ्रीका महादेश में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से उत्तरी अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक, आसियान देश, यानी कि आसियान जो देश है उसमें, आसियान में कौन कौन है बताइए, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक, तो ये यानी कि देश है आसियान में, जो हम आपको लिख देते हैं, पूछ देता है इनमें से कौन आसियान का देश है। तो सबसे पहला म्यांमार, पहला क्या हो गया, म्यांमार। दूसरा थाईलैंड, तीसरा हो गया आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। चौथा कंबोडिया, पांचवा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो चलिए, थोड़ा मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया था। तो आसियान में कौन कौन सा देश आता है, तो यहाँ पर हो गया आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस, ब्रुनेई। तो ये सब टोटल 10 देश आता है, जिनको भी यानी कि ये हमारा जो देश है वो यानी कि वहाँ से आयात करता है। क्या करता है, आयात करता है। ये डाटा जो है आपका 2017 का है। कब का है, 2016-17 का है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है और कहाँ कहाँ इंपोर्ट करता है। भारत का जो आगामी 5 वर्षों में यानी कि नियम है कि हम लोग जितना इंटरनेशनल यानी कि हिस्सेदारी है व्यापार में, तो दुगुना कर दे। क्या कर दे, 2 गुना कर दे। ये भारत का सोच है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया के जो प्रमुख पतन है उसके बारे में, यानी कि भारत का जो प्रमुख पतन है बंदरगाह, उसको। तो भारत में जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा बंदरगाह है। ठीक, लेकिन बड़े बड़े बंदरगाह जो है, जो कि काफ़ी बड़ा में आता है,
तो यानी कि टोटल जो है आपका 13 है, लेकिन आपके बुक में पढ़ना कितना है? 12। कितने पढ़ना है? 12 आपके बुक में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे टोटल कितना? 13। कितना बताएंगे? टोटल 13 बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक मैप बना लेंगे और मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। किसके थ्रू? मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह यहाँ पे है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग भारत का एक नक्शा बना लेंगे। चलिए, ये आपका है भारत का नक्शा, ठीक। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है। तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा कांडला बंदरगाह। पहला नंबर पे कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। थोड़ा एक बार देख लेते हैं, मोबाइल बंद तो नहीं हो गया। ओ यार, बंद हो जाता है। चलिए, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए भारत के प्रमुख बंदरगाह। और सबसे पहला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह है कहाँ पे? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके कर दिया गया दीन दयाल उपाध्याय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ठीक। तो कांडला बंदरगाह है कहाँ पे? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अब है कि कांडला बंदरगाह बनाया गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर था एक बंदरगाह जिनका नाम है मुंबई। जिनका नाम क्या है? मुंबई। अब मुंबई जो बंदरगाह था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। और यहाँ पर टोटल यानी कि राजस्थान से, इधर दिल्ली से, गुजरात से, पूरे मुंबई से, यानी कि इन सब से सामान आता था कहाँ पे? यहीं पे, मुंबई। तो बहुत ज़्यादा यानी कि भीड़ लग जाता था, आयात निर्यात में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो इसके लिए बनाया गया कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कौन सा बनाया गया? कांडला बंदरगाह बनाया गया। तो कांडला बंदरगाह बनाया गया तो मान लीजिए कि अब आप कोई दुकान किया हुआ है और आप उसके बगल में जा कर के दुकान यानी कि चालू कर दीजिएगा, तो आपका दुकान चलेगा? नहीं, उतना नहीं चलेगा जितना उसका चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सदियों से है, बहुत दिन से है। तो जब यहाँ पर बना दिया गया ना, तो आदमी यहाँ पर पहुँचते नहीं था, कांडला बंदरगाह पे पहुँचता ही नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अरे हमारा तो खर्चा फालतू में लग गया, तो इनसे बढ़िया कि हम इसको क्या कर देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं। जैसे आप दुकान किए और आप छूट दे देते हैं कि चलिए यहाँ पर ये इतना छूट है, यदि आप इतना दिन के अंदर सामान लीजिएगा तो आपको इतना छूट मिलेगा। तो ऐसे ही कर दिया गवर्नमेंट ने कि इनको कह दिया कि आप यहाँ पर सामान लाइएगा, ले जाइएगा, तो हम आपको छूट देंगे, और छूट देंगे यानी कि टैक्स हम आपको नहीं लेंगे। तो यह कांडला बंदरगाह जो हो गया व्यापार मुक्त हो गया। क्या हो गया? व्यापार मुक्त। तो व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह व्यापार मुक्त
व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। तो अब जा कर के यहाँ पर से टोटल के टोटल सामान आने लगा कहाँ पे? कांडला बंदरगाह पे। उससे हो गया मुंबई का जो लोड हो गया थोड़ा कम हो गया। फिर भी आदमी मुंबई में ज़्यादा, क्योंकि मुंबई यानी कि यहाँ से चला जाता, पूरे मुंबई हो गया, यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, इधर यहाँ का आदमी, मध्य प्रदेश के आदमी, सारा के सारा आदमी इसी पर जाते थे। थोड़ा सा इसके एरिया के आदमी यहाँ पर चले जाए, दिल्ली वगैरह का, ठीक। बट यहाँ पर और भीड़ ज़्यादा था उसकी अपेक्षा। तो सरकार ने कहा कि इसके भीड़ को कम करने के लिए एक बगल में और बंदरगाह बना दिया, जिनका नाम था नवी मुंबई। कौन सा? नवी मुंबई। तो दूसरा तो आपका हो गया मुंबई, दूसरा क्या हो गया? मुंबई। और तीसरा क्या हो गया? नवी मुंबई। नवी मुंबई, नवी मुंबई में बना दिया गया तो आपका नावा शिवा। कौन बना दिया गया? नावा शिवा बंदरगाह। नावा शिवा बंदरगाह। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नावा शिवा बंदरगाह कहाँ पे है? तो नवी मुंबई में। कहाँ पर है? नवी मुंबई में। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू पतन। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कर दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन, ठीक। ट्रांसपोर्ट JNPT, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन कर दिया गया इसका नाम। और यहाँ पर जो नाम चेंज कर दिया गया तो इससे इसकी भीड़ कम था। तो अब मुंबई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कौन से बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह के बारे में। इसका डिटेल तो हम लोग पढ़ लिए कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद उसका नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। उसके बाद कि यहाँ पर व्यापार मुक्त बंदरगाह है। व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? तो मुंबई में है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। लेकिन सबसे चौड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। थोड़ा कैमरा को देख लेते हैं, बंद हो जाता है बार बार। हाँ, तो सबसे बड़ा और चौड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, ठीक। मुंबई बंदरगाह के ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए उसके बगल में कौन सा बंदरगाह बनाया गया? तो नावा शिवा। कौन बनाया गया? नावा शिवा। उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया, ठीक है। तो ये बंदरगाह यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा जो बंदरगाह आता है गोवा में। तीसरा नहीं, चौथा बंदरगाह कहाँ पे आ जाता है? गोवा में। उसका नाम है मुर्मुगाओ। कौन सा है? गोवा में है। कौन सा है? मुर्मुगाओ। मुर्मुगाओ बंदरगाह। तो अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है? तो गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। अब ये जो बंदरगाह है ना, ये एस्चुअरी पर स्थित है। किस पर है? एस्चुअरी। किस पर स्थित है? एस्चुअरी पर स्थित बंदरगाह है। यानी कि ये जो बंदरगाह है वो कचरा पर स्थित है। किस पर स्थित है? कचरा। अब जैसे एस्चुअरी किसको कहेंगे कि यहाँ पर बगल में समुंदर है। बगल में क्या है? समुंदर। और समुंदर पे जो कचरा आ जाता है ना, और यही कचरा सब एकदम ठोस रूप बन जाता है, ठोस रूप बन जाता है, तो इसको हम लोग जाते हैं, यानी इस पर जाते हैं तो भी क्या होता है? धंसता नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्चुअरी। क्या कहते हैं? एस्चुअरी। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एस्चुअरी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो मुर्मुगाओ बंदरगाह। मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ पे है? तो गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। चलिए, उसके नीचे आ जाता है यहाँ पर कोची। केरल में कौन सा आ जाता है? कोची। केरल में
कौन सा है? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। अब है कोची बंदरगाह, तो उसको हम लोग कहते हैं, कोची बंदरगाह को क्या कहते हैं? अरब सागर के रानी। क्या कहते हैं? अरब सागर के रानी। यानी कि अरब सागर के रानी किसको कहा जाता है? तो कोची को। किसको कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। यह बंदरगाह जो है आपका कोची बंदरगाह, तो कहाँ पर है? कोची में, केरल के कोची में स्थित है। इसको अरब सागर के रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर के रानी कहा जाता है। ये मोबाइल ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो यानी कि कोची बंदरगाह कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। आगे उसके बाद है तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। लेकिन सबसे कम गहरा जो है वो तूतीकोरिन है। कौन सा है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक। उसके बाद आया चेन्नई बंदरगाह। कौन है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तो चेन्नई बंदरगाह यानी 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां। ठीक। तो तमिलनाडु में ही क्या है? एक चेन्नई। ठीक। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह भी क्या है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। लेकिन अब ये जो बंदरगाह बनाया गया तो इसका बोली लगाया गया। क्या लगाया गया? बोली लगाया गया कि इसका बोली लगना चाहिए कि इसका देखभाल कौन करेगा? इसका देखभाल कौन करेगा? क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो गवर्नमेंट तो वहाँ जा कर के देख रेख नहीं करती है, तो किसी आदमी को दे दिया। किसी आदमी को दे दिया, कहा कि आप अपना इसमें से कमाइए और आपको जो नफ़ा होगा ना उसमें से आधा हमको दीजिएगा। कितना दीजिएगा? आधा हमको दे दीजिएगा। तो व्यापारी सब भी बहुत तेज हो गया, यानी कि अपने नाफा को, अपने प्रॉफिट को दिखाता ही नहीं था। अपने प्रॉफिट को दिखाता ही नहीं था कि हमारा कितना नाफा हुआ और कितना घाटा हुआ। ठीक। तो इससे सरकार को यानी कि घाटा पहुंचने लगा। तो कहा कि नहीं, अब इसका हम बोली लगाएंगे। क्या करेंगे? इस बंदरगाह का हम बोली लगाएंगे कि इसको किसको रखना है। जो आदमी रखेगा, जो पैसा हमको ज़्यादा देगा, उसी को हम देंगे, उसी को हम देंगे। तब बोली लगना स्टार्ट हुआ कि एक पैसेंजर जैसे कि हुआ ना, या एक जहाज, उसी हिसाब से कि चलिए कोई आदमी बोला कि 100 रुपया। क्या बोला? 100 रुपया। कोई बोला 101 रुपया, कोई 102, 104, 110। तो इसी प्रकार से बोली जब लगना शुरू हो गया तो सीधा अडानी गया और कहा कि हम देंगे 160। कितना देंगे? 160। अब सबका मुंह क्या हो गया? बंद। सबका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, यह किसको दे दिया गया? तो अडानी को दे दिया गया। अब यहाँ पर जो भी खर्चा होगा, ठीक, वो एक बार लगेगा गवर्नमेंट को, लेकिन इसका देख रेख कौन करेगा? अडानी। कितना आदमी आया, कितना आदमी गया, उनसे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक डाटा अब सरकार के पास अपने आप रहेगा। अब कितना आदमी इस पर गया तो रिकॉर्ड रहेगा। ठीक। उसी हिसाब से कितना जहाज गया उसका रिकॉर्ड रहेगा। अब इनके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो यह बंदरगाह किसको दे दिया गया? तो अडानी को दे दिया गया। इसी के ऊपर में देखिएगा तो एक बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नौर। कौन सा है? एन्नौर पत्तन। कौन सा है? एन्नौर पत्तन। 8वां हो गया आपका एन्नौर। एन्नौर।
ठीक। तो एनोर पतन कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में ही है, चेन्नई में। ठीक। तो एनोर पतन कहाँ पे है? चेन्नई में ही है। उसके बाद आ गया आपका विशाखापट्टनम। कहाँ पे आ गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जगह तो है नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं आंध्र प्रदेश में। कौन सा? तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे चौड़ा बंदरगाह कौन है? तो क्या है? कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन। कौन है? तूतीकोरिन। लेकिन सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसलिए यहाँ पर भारी भारी जो जहाज होता है, बड़ा बड़ा, वो सब के सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक। सब के सब यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो गया? तो यही है। ठीक। ये बंदरगाह जो है सुरक्षित बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक। क्योंकि इसके आगे डॉल्फिन पहाड़ जो होता है ना, डॉल्फिन पहाड़, वो है। अब इसलिए इस पर कोई यानी कि हमला वगैरह या फिर जो समुद्र में लहर जो आता है, तो उनसे यह प्रभावित नहीं होता है। तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन। सबसे ज़्यादा लंबा बड़ा चौड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई हो गया। व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन है? कांडला हो गया। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा में चलिए। उड़ीसा में है आपका पाराद्वीप। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में क्या है? पाराद्वीप बंदरगाह। कौन है? पाराद्वीप बंदरगाह। यानी कि उड़ीसा जो है चावल निर्यात के लिए आता है काम। यह बंदरगाह उड़ीसा में है और यहाँ से चावल यानी कि ज़्यादा निर्यात होता है। क्या चीज़ ज़्यादा निर्यात होता है? चावल। ठीक। उसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर एक है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? हल्दिया, यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो है हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर। किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। तो हल्दिया बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है? तो हुगली नदी पर है। अब यहाँ के बाद आइएगा तो एक कोलकाता। एक कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता में है। कोलकाता। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए नदी पर स्थित बंदरगाह कौन है? नदी पर जो स्थित है वो बंदरगाह कौन सा है? तो कहिए कोलकाता। नहीं, तो गलत हो जाएगा आपका हल्दिया। कौन सा है? हल्दिया। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? तो हुगली। कौन सी नदी है? हुगली। ठीक। उसके बाद यह कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। उसके बाद आगे आ जाता आपका है यानी कि पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। ये आपका यहाँ पे है अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। यह कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। यह बंदरगाह जो है सबसे बाद में बनाया गया। सबसे बाद में, यानी कि सबसे बाद में बनाने वाले बंदरगाह कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर। ये हम लोग देखे क्या चीज़? तो सारा के सारा आपका पतन। ठीक। तो अब क्या कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए कि टोटल बंदरगाह कितने हैं। तो 13, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा तो कितना बताइएगा? 12। तो अभी हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख वायु पतन। क्या चीज़ देखेंगे? वायु पतन। तो सबसे पहले हम लोग मैप पे इसको देखेंगे। किस पर देखेंगे? मैप पे देखेंगे। तो एक मैप हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं।
चलिए, तो ये मैप है। अब इस पे हम लोग देखेंगे भारत के जो प्रमुख पतन है यानी कि एयरपोर्ट, उसके बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले वैसे भारत में यानी कि छोटे छोटे और बड़े बड़े मिला करके बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, बट यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी को। तो सबसे पहले देख लेंगे यानी कि मुंबई एयरपोर्ट। कौन सा? मुंबई एयरपोर्ट। यहाँ पर ये है आपका मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट जो है तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इनका नाम रखा गया, यानी कि मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दिल्ली। दूसरा क्या है? दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली में जो है उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो पहला हो गया मुंबई, पहला मुंबई, उसका नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, सॉरी एयरपोर्ट। ठीक, दूसरा जो है आपका क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक, अब देखिएगा तो दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ के एयरपोर्ट में कुछ डिफरेंट है, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट में आपका 3 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है। ठीक, और मुंबई में देखिएगा तो 4 टर्मिनल है। कितने हैं? 4 टर्मिनल है मुंबई में जो है। और कितने टर्मिनल है? तो 4। यानी कि इसका रीज़न है कि मुंबई जो है समुद्री इलाका में है और समुद्र में बराबर लहरें उठती रहती है। समुद्र में बराबर क्या होता है? लहर उड़ता रहता है। तो उस लहर के कारण हवा की दिशाएं जो होती है वो बदल जाती है। अब जैसे यहाँ इधर से हेलीकॉप्टर यानी कि आ रहा है, ठीक, और यदि हवा ऐसे बहने लगे तो इसको इधर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से इसको टर्न लेना पड़ता है। ठीक, यदि यहाँ से इधर से आ रही है हवा, ऐसे मुड़ गई तो इसको टर्न लेना पड़ेगा। यदि हवा इधर से है तो फिर इधर से टर्न लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर यानी कि लैंडिंग के समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती रहती हैं। बट दिल्ली में ऐसा नहीं है, इसलिए दिल्ली में कम यानी कि टर्मिनल है। कितने टर्मिनल है? तो टोटल 3 टर्मिनल है। ठीक है, तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, तीसरा जो है आपका पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में है। तीसरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, जिसका नाम है नेताजी सुभाष। कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। उसके बाद आ जाता है आपका एक अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। चौथा जो है गुजरात के अहमदाबाद में, इसका नाम है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हवाई अड्डा वो कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। गुजरात नहीं कहेंगे, कहाँ कहेंगे? अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका है असम में। अगला क्या है? असम। एक याद कर लेगा चेन्नई में, ठीक है, क्योंकि ऐसे याद रहेगा। ठीक, एक कहाँ याद रख लीजिएगा? चेन्नई में। ठीक, असम का जो है उसका नाम है डिब्रूगढ़। असम का नाम क्या है? डिब्रूगढ़।
डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। असम में कौन सा हवाई अड्डा है? तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है। अच्छा, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में एक आपका जो एयरपोर्ट है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। कौन सा है? चौधरी चरण सिंह। कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कहाँ पे है? तो लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक, उसी प्रकार से एक यानी कि पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में है, जिसका नाम है अमृतसर में कौन सा प्रसिद्ध चीज़ है? तो लाला लाजपत राय। कौन सा है? लाला लाजपत राय। तो कहाँ पे है? अमृतसर में। लाला लाजपत राय अमृतसर, अमृतसर में। ठीक है, तो ये आपका कुछ गिने चुने यानी कि एरोप्लेन का जो है हवाई अड्डा है। और एक कुशीनगर में भी है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो है हवाई अड्डा है। बस इतना ही आपको याद रखना है। दिल्ली, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, असम हो गया, उसके बाद असम के बाद हो गया यहाँ पे आ जाइए गुजरात में, फिर उसके बाद मुंबई में। तो ये सब उपनाम इसका याद रखिएगा। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पे है? तो मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। सरदार पटेल हवाई अड्डा कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में है। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। लाला लाजपत राय कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। कहाँ पे? अमृतसर। हमारे साथ आप बोलिए तो हम याद करा देंगे। बताइए, मुंबई में कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज। मुंबई में कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। थोड़ा कैमरा को हम देख लेते हैं, 1 मिनट। तो मुंबई में कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। कोलकाता में कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अहमदाबाद में कौन है? सरदार पटेल है। अहमदाबाद में सरदार पटेल है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पे है? असम में है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा असम में है। अमृतसर में कौन है? तो लाला लाजपत राय। कौन सा है? लाला लाजपत राय। लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक, तो ये सब आपका वायु पतन हो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो चैप्टर है आपका हवाई अड्डा वाला, ये कंप्लीट हो गया। इंटरनेशनल व्यापार आपका खत्म हो गया। अगले दिन इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, एक पीछे वाला चैप्टर का और एक आज का। इसका PDF जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक।